चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। 7(1)(a अब क्या कह रहे हैं, द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय ए पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। पहले वाले में क्या लिखा था, सप्लाई इंक्लूड बाय ऑल फॉर्म ऑफ सी, है ना, वहाँ पे लिखा था फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, है ना, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये कह रहे हैं द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। वहाँ ऐसी कोई कैपिंग नहीं थी, है ना, वहाँ पे राम श्याम घनश्याम हरिराम कोई भी सामान बेच सकता था। लेकिन ये क्या कह रहा है, अदर देन इंडिविजुअल, मतलब यहाँ इंडिविजुअल का मतलब था नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। अगर वो वाले काम, ये वाले जो काम हो रहे हैं, अदर देन कोई इंडिविजुअल करता है तो भी सप्लाई मान ली जाएगी टू इट्स मेंबर। और मान लीजिए एक फिक्की का नाम सुना आपने, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर एंड कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। फिक्की एक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के लोग इसके मेंबर हैं, है ना। अपनी जो रिप्रेजेंटेशन देनी होती है इंडस्ट्री को, वो गवर्नमेंट को जो मैंने एक एक करके नहीं जाएगा, सारी इंडस्ट्रियाँ इस फिक्की को बताती हैं हमारे इंडस्ट्री में ये कोई इशू हैं, और वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट करती है, गवर्नमेंट को अपनी इंडस्ट्री की इशू के बारे में बताती है। तो गवर्नमेंट कई बार कन्विंस हो जाती है, कई नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट एक एक व्यापारी जाएगा वो नहीं हो सकता पॉसिबल। तो लेकिन अगर एक एसोसिएशन जा रही है, फिक्की हो गई, एसोचैम हो गई, है ना, और पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया, ये सारी जो है ये इंडस्ट्री के लीडर हैं, इंडस्ट्री की यूनियन है बेसिकली एक तरह से ना, और इस टाइप की एसोसिएशन है। तो अगर ये अदर देन इंडिविजुअल, क्योंकि ये संस्था है ना, ये संस्था अगर अपने मेंबर को कोई स्पेसिफिक सर्विस दे रही है, तो वो भी क्या कहलाई जाएगी, सप्लाई कहलाई जाएगी, है ना। इनके पास ना, इनमें से कुछ संस्थाओं को ओरिजिनल सर्टिफिकेट देने का वो है परमिशन, कि कोई कंपनी कहाँ पे ओरिजिन है, कोई कंपनी का डोमिसाइल कहाँ पर है ना। ये किसी बिजनेस को डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। तो अगर ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो क्या है, स्पेसिफिक सर्विस इशू कर रहे हैं ना। अगर ये अपने यहाँ सेमिनार कर रहे हैं तो सेमिनार तो कॉमन है सबके लिए, कोई स्पेसिफिक सर्विस नहीं हो रही, लेकिन अपने मेंबर को कोई सेमिनार करते कैसे हैं, इन्हीं मेंबर से पैसा लेते हैं, इन्हीं मेंबर के लिए सेमिनार ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कोई एजुकेशनल, कोई प्रमोशनल, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम वो खर्च करते हैं। लेकिन अगर वो किसी मेंबर को स्पेसिफिक सर्विस इशू कर रही है तो वो क्या हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी। स्पेसिफिक सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, वो सर्टिफिकेट इशू करने का अलग से पैसा लेते हैं, है ना, अलग से पैसा लेते हैं कि सर्टिफिकेट लेंगे तो इसका ये पैसा लगेगा। सेमिनार अटेंड करना है, अगर पेड वाला है तो क्या हो जाएगा, फॉर अ कंसिडरेशन, तो सर्विस हो जाएगी। अदर देन मेंबरशिप के अलावा कोई कंसिडरेशन लेके कोई सेमिनार यूज कर रहे हैं, कोई पार्टी होस्ट करी है, तो क्या हो जाएगी, वो सर्विस में, गुड्स में, मतलब सप्लाई में काउंट हो जाएगा। ये वाली कौन सी काम है, अदर देन इंडिविजुअल। सी क्या कहता है, सेक्शन 7(1)(a) क्लॉज AA फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूंट है, जो एसोसिएशन है, मेंबर जो संस्थाएं हैं, उनकी बात कर रहा है। इट इज़ हेयर बाई क्लैरिफाइड दैट द नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ। वो क्या कह रहा है कि अगर किसी और लॉ में इन संस्थाओं के बारे में कुछ और प्रोविज़न लिखा है तो वो नहीं चलेगा, चलेगा तो यही वाली बात है ना। किसी और संस्था, मान लीजिए कई बार क्या होता है, क्लबों वगैरह में डिस्प्यूट हुआ तो कई केसों में क्या होता है, क्लब अगर अपने मेंबर को वो उनकी मेंबरशिप के बदले में पैसा देते हैं, जो मान लीजिए क्लब ने क्या करा, ये मेंबरशिप कलेक्ट करी, मेंबरशिप फीस कलेक्ट करी 1000, 800 रुपये खर्च हो गया। ये जो 200 रुपये क्या चीज़ है, ये 800 खर्च हुआ, ये जो 200 रुपये बचे ये क्या चीज़ है, प्रॉफिट है क्या, इज इट प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर 12वीं कुछ याद आ रहा है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, याद आ रहा है, एनपीओ में 2 लाख, ये जो 200 रुपये बचते थे क्या होता था, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। यहाँ पे होता था, अगर यहाँ आता है तो लॉस होता था, नहीं, यहाँ पे क्या था, शॉर्टफॉल आता था। तो यानी कि एनजीओ को जो सरप्लस बचता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। तो आप प्रॉफिट कब होता है, जब आप बिजनेस एक्टिविटी करते हो। तो वो क्या कह रहा है कि कई और जगह एक्टों में लिखा है ये जो कलेक्शन है ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, कह रहा वो मतलब नहीं है। हम जीएसटी के मामले में उसे कलेक्शन मानेंगे, सप्लाई मानेंगे और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब मेंबरशिप अगर एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर की मेंबरशिप हो तो जीएसटी लगता है, ध्यान रखना, है ना। एक सर्टेन अमाउंट तक की, ऐसे आरडब्ल्यू हो गई, आरडब्ल्यू अपने मेंबरों से पैसा लेती है,
उस आसपास की सोसाइटी को देखभाल करने के लिए। तो एक उसमें फ़ीस की रिस्ट्रिक्शन है, फ़ीस की कैपिंग है। अगर एनुअल फीस उसके अंदर अंदर है तो सप्लाई नहीं है, अगर एनुअल फीस उससे ज़्यादा होगी तो सप्लाई मान ली जाएगी। तो उन्होंने फ़ीस की एग्जेम्पशन क्यों दी कि छोटी छोटी एनजीओ को जीएसटी का बर्डन ना पड़े। लेकिन जो बड़ी एसोसिएशन है, फिक्की, पीजी चैम्बर या बड़े बड़े आरडब्ल्यू हैं, जो अच्छे हाईफाई कॉलोनी में आरडब्ल्यू हैं, जो अपने यहाँ से मेंबरशिप 1-1 लाख रुपए ले रही हैं साल की, तो उनके लिए तो जीएसटी सप्लाई में है ना। तो कह रहा अगर किसी और एक्ट में कुछ और कहीं लिखा हुआ है कि नहीं वो मैम एनजीओ का पैसा सप्लाई वो नहीं कंसिडरेशन नहीं होता, प्रॉफिट नहीं होता, तो उससे लेने देने नहीं। हमने आपको समझा दिया क्लॉज बी में। तो क्लॉज बी की जो बात है, अगर कोई संस्था, कोई नॉन इंडिविजुअल, कोई भी नॉन इंडिविजुअल अपने मेंबर और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को कोई सर्विसेज देता है तो वो सप्लाई मानी जाएगी, है ना। तो ये वो वाली बात है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, वो ए के पार्ट थे, ये क्लॉज बी अलग से आया ना। import of service for a consideration whether or not in the course of furtherance of business, यानी कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट करी है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी है फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे दे के, तो भी आपके लिए क्या कहलाएगा, वो सप्लाई कहलाया जाएगा, चाहे वो बिजनेस के लिए थी या बिजनेस के लिए नहीं थी। ठीक है, एक अगली क्लास में विद एग्जांपल इसे डिटेल में पढ़ेंगे आराम से, है ना। तो सप्लाई ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी सप्लाई मान ली जाएगी। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन, ऐसी कोई भी एक्टिविटी क्या नाम लेते हैं, शेड्यूल 1 में दी गई हैं। अब वो शेड्यूल 1 में वो दी गई है एक्टिविटी विदाउट कंसिडरेशन, तो वो भी सप्लाई है। विदाउट कंसिडरेशन होने के बाद भी सप्लाई है। अच्छा, जीएसटी वाले इतने ईमानदार लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं है। ऐसे ईमानदार लोग कहीं मिलेंगे नहीं आपको दुनिया में, इतने ईमानदार लोग हैं। शेड्यूल 1 में एक्टिविटी दी है विदाउट कंसिडरेशन, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, है ना। विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई है, ये नहीं कह रहा हूँ सप्लाई होने का मतलब हमेशा जीएसटी नहीं लगता, मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। सप्लाई होने के बाद भी जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन शेड्यूल 1 में कुछ एक्टिविटी दी है, जीएसटी नहीं लगेगा। देखो क्या होता है, मान लो आपने यूएसए से गुड्स बाय करी, गुड्स खरीदी 2000 रुपये की, आप 2000 2 लाख कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करा, यूके में ये सामान भिजवा दिया, यही वाली गुड्स, इस यूएसए वाले बाहर को बोला एक बार तू इंडिया भेजेगा, है ना, पहले तू यहाँ इंडिया भेजेगा, फिर मैं यहाँ से यूके भेजूँगा, तो ये वाला रूट कैंसिल करो, तुम सीधे यहाँ से सामान यहाँ भेज दो, इंडिया में ये सामान कभी आएगा नहीं, ठीक है। तो इसने क्या करा, ये सामान सीधे कहाँ भिजवाया, इंडिया वाले बाहर ने। आप इंडिया में बैठे हो, ध्यान रखना, आप इंडिया में बैठे हो, आपने ये सामान यहाँ से ऑर्डर करा, इंडिया से सामान ऑर्डर हुआ इस यूएसए वाले के लिए, कि यूएसए वाले को दिया और उसको बोला तू सीधे यहाँ भेज दियो यूके में। आपने ये गुड्स यूके वाले को बिल कर दी 3000 की, ये सामान इंडिया नहीं आया कभी भी, यूएस से डिस्पैच हुआ सीधे यूके चला गया, क्योंकि इंडिया आता फिर मैं यूके भेजा, ट्रांसपोर्टेशन होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट लगती है, रिस्क भी है ट्रांसपोर्टेशन में, दोनों काम है। तो मैंने कहा सीधे वहीं भेजते, मेरी स्पेसिफिकेशन से मेरे ऑर्डर के हिसाब से भेज दिया, मैंने भेज दिया यूके, यूएस वाले ने यूके को भेज दिया सामान। तो मैं तो बैठा हूँ इंडिया में, ये मेरी इंडिया में परचेज है या नहीं है, इंडिया में मेरी बुक्स में 2000 रुपये परचेज में आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ जी, परचेज में आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे। और ये जो मैंने यूके वाले को बिल कराया है, ये इंडिया में मेरी सेल में आएंगे या नहीं आएंगे, यस सर, आएंगे। दोनों का आंसर यस है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, नहीं है ना, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, क्या इन दोनों ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगेगा, ये परचेज भी हुई सेल भी हुई, सप्लाई है या नहीं है, पहले देखते हैं सप्लाई है या नहीं है, सप्लाई तो है, सप्लाई तो है। अब अगला क्वेश्चन, क्या इन पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। मान लो जो गुड्स बिकी थी वो जीएसटी में 12% के रेट पे आती थी, चलो रेट से तो खाली अमाउंट ही पता लगेगा, हमें पहले क्वेश्चन ये पता करना है क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। दोनों ट्रांजैक्शन में जीएसटी लगेगा, तो दोनों पे लगेगा, तो जो परचेज पे जीएसटी लगाऊंगा तो यूएस गवर्नमेंट को चला जाएगा, परचेज तो मैंने यूएसए से करी है, तो यूएसए में पता नहीं जीएसटी है या नहीं है। आप समझ रहे हो, हम तो इंडिया का जीएसटी पढ़ रहे हैं ना, परचेज पे जीएसटी कैसे लगा सकते हो, परचेज पे जीएसटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो तो यूएस में चला गया ना,
भाई जी परचेज के पे जीएसटी तो आप बायर सेलर को ही तो दे के आते हो, मेरा सेलर तो यूएस में बैठा हुआ है, तो यहाँ जीएसटी लगेगा, नो जीएसटी। यहाँ पे लगेगा सेल पे। लॉजिक की बात है, मतलब ऐसे कोई देखो पढ़ा नहीं है तो कन्फ्यूजन तो होगा, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हाँ कह दो या ना कह दो। आपको देखो मैं आपसे ये उम्मीद करूँ कि आपको टेक्स्ट भी नहीं दिया, पढ़ने के लिए भी नहीं बोला, फिर आप आंसर भी सही दोगे तो वो ठीक है, नहीं होगा, वो तो मेरी गलती है। मैं तो आपको खाली सोचने पे मजबूर कर रहा हूँ कि आपको अपने एक रैशनल आइडिया से लगाना है कि लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, दोनों बात रखें। ये मैंने इंडिया से यूके वाले अपने कस्टमर को 3,000 रुपये का बिल रेज करके दिया होगा, करा होगा नहीं करा होगा बिल, तभी तो सेल करी होगी। तो यूके वाले से मैं 3,000 रुपये लूँगा, तो इस सेल पे मैं क्या जीएसटी चार्ज करूँगा? अच्छा हाँ, ये वाली बात भी ठीक कह रही है, एक्सपोर्ट, अच्छा इनका आइडिया भी ठीक है। देखो पलक कह रही है जीएसटी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि ये एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट पे जीएसटी लगता है, बात तो पलक की बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, ये बात तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट कब होता है? एक्सपोर्ट कहाँ से करता हूँ मैं? इंडिया से। तो ये सामान तो इंडिया आया ही नहीं, ये सामान इंडिया आया ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कैसे हो सकता है? एक्सपोर्ट होने के लिए उस सामान को इंडिया में आना जरूरी है ना, तो ये सामान तो इंडिया के दर्शन ही नहीं करे इसने कभी, तो एक्सपोर्ट तो नहीं है बच्चा। आपका ठीक था, आप सही दिशा में जा रहे थे, एक्सपोर्ट पे जीएसटी नहीं लगता, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ एक्सपोर्ट। ये एक्सपोर्ट का केस ही नहीं है। पता है क्या है, जब तक ये सामान इंडियन पोर्ट पे, मतलब इंडिया की लैंड पे कोई सामान नहीं आएगा, तब तक उस पर जीएसटी नहीं लगता। वो सप्लाई ही नहीं इन्वॉल्व है, जीएसटी से सप्लाई ही नहीं, वो जीएसटी के अंदर सप्लाई ही नहीं है। जब कोई भी सामान की ट्रांजेक्शन को आइदर एट द टाइम ऑफ बाइंग और एट द टाइम ऑफ सेलिंग इंडिया में होना जरूरी है उसका। तो ये सामान इंडिया में कभी आया नहीं, न ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, ना ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है, कुछ नहीं है, ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट सर्विस नहीं है। लेकिन जैसे हमें कन्फ्यूजन हो रहा है ना, अभी पढ़ते रहे, ये जीएसटी नया नया था, ऐसे सबको कन्फ्यूज हुआ, इंडस्ट्री में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हुआ। और एक्सपोर्ट में आपको पता है 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के सामान नहीं होते हैं, कई कई हज़ारों करोड़ रुपये के सामान होते हैं। तो लोगों ने क्या करा, अपने हिसाब से इस पर रिवर्स चार्ज में जीएसटी जमा करा दिया। परचेज तो क्योंकि इंडिया में आया था, इम्पोर्ट हुआ था, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट हालांकि हुआ नहीं, है ना, क्योंकि मेरे पास तो बिल ऑफ लेडिंग नहीं आएगी, मैं माल छुड़वाऊंगा नहीं, तो इंपोर्ट भी नहीं हुआ। लोगों ने इसमें सेल पे अपने आउटपुट में जीएसटी जमा करा दिया, है ना। लोगों ने इसमें सेल पे अंदाजे से इससे बिल पे जोड़ दिया कि भाई ये तेरा सामान विद टैक्स 3,000 प्लस 12 3600 रुपये का, 360 रुपये का जीएसटी लगा के तेरे को 3300 का पड़ेगा, सामान बता तूने लेना नहीं लेना। मैंने अपनी मतलब इससे डीलिंग ही पहले ऐसे करी, तो मैंने इस पर 360 रुपये का जीएसटी जमा करा दिया, ठीक है। तो 360 रुपये का जब मैंने जीएसटी जमा करा दिया, ले लिया और जमा करा दिया, और जब ये जीएसटी थोड़ा सा पुराना हुआ, लोगों को समझ आने लगी, जो बात अभी मैंने आपको समझाई है और लोगों ने समझी, हमने बाद में पढ़ के जब समझी कि ये तो एक्सपोर्ट भी नहीं है क्योंकि गुड्स इंडिया में आई ही नहीं, ये इंडिया इंपोर्ट भी नहीं है क्योंकि गुड्स इंडिया में आई नहीं। इंपोर्ट होने के लिए उसे इंडियन कस्टम पोर्ट से बाहर आना पड़ेगा ना, जब तक कोई गुड्स इंडियन कस्टम पोर्ट से रिलीज होकर इंडिया में नहीं आएगी तब तक वो गुड्स नहीं है, वो इंपोर्ट नहीं है। तो ना यहाँ जीएसटी लगता था, ना यहाँ जीएसटी लगता था। कई लोगों ने कई साल तक, 2017 में आया था, कुछ साल तक जीएसटी जमा कराते रहे। 2019 में बाद में गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी, नहीं, दिस इज द एक्टिविटी रेफर्ड इन शेड्यूल 3, नाइदर अ गुड्स नाइदर अ सर्विसेज। ये शेड्यूल 3 की आइटम है जो न तो गुड्स है और न सर्विस है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन हम ईमानदार लोग हैं, हमने जो जीएसटी ले लिया हम वो वापस नहीं करेंगे, ठीक है। ये ईमानदार लोग हैं, इन्होंने कहा कि इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जिन्होंने दे दिया उनका वापस नहीं करेंगे। ये कौन सी बात होती है? देखो, अगर तुम कोई आज अमेंडमेंट ला रहे हो तो पुराने में मत दो, बात ठीक है। ये तो तुमने पुराने वाले एक्ट की एक्सप्लेनेशन दी है ना, इंडस्ट्री में कन्फ्यूजन था, आपने एक्सप्लेनेशन दे दी। कोई एक्ट अमेंडमेंट कोई करा, अगर एक्ट अमेंड करते हो तो वो आज से एप्लीकेबल है। अगर एक्ट में अमेंडमेंट नहीं है, आपने कोई क्लैरिफिकेशन ऐड करी है, एक्सप्लेनेशन ऐड करी है, तो यानी कि जो पुराने लोगों ने दे दिया हो तो तुम वापस करोगे ना। अगर मान लो क्लैरिफिकेशन की वजह से नए आप आम एसएससी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आती, तो क्या सरकार पुराने वाला टैक्स छोड़ देती? नहीं, हम पुराना नहीं ले रहे लेकिन आगे से दे देना, ऐसा होता? नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पुराना तो ले लेती। तो क्योंकि ईमानदार लोग हैं सरकार में बैठे हुए, तो उन्होंने क्लियरली बोल दिया ये बात तो ठीक थी, ये ना एक्सपोर्ट है ना इंपोर्ट है, इस पर जीएसटी नहीं लगता, हम जीएसटी मांग भी नहीं रहे हैं, लेकिन जिन्होंने दे दिया उनका वापस नहीं करेंगे। तो ईमानदार लोग हैं वहाँ बैठे हुए। तो क्या नाम है, अब ये न तो गुड एक्टिव, न तो एक्सपोर्ट था ना इंपोर्ट था, इस पर जीएसटी नहीं लगता है। एक सर्कुलर से बाद में नोट क्लियर कर दिया
साथ में ये भी बिल्कुल सर्कुलर में लिख के दिया है कि कोई रिफंड नहीं मिलेगा, जिन्होंने पैसे दे दिए वो दे दिए, बात खत्म। ये क्या होता है? ये तो दुकानदारी से ज़्यादा खतरनाक काम है। चांदनी चौक की पटरी के दुकान वाले भी ऐसा काम नहीं करते हैं कि सामान दे दिया तो पैसे वापस नहीं कर रहे, अब हम वो भी किसी किसी केस में वापस कर देते हैं। इन्होंने तो सर्कुलर लगा के डाल के दिया है कि हम पैसा वापस नहीं करेंगे, जिन्होंने दे दिया बस भूल जाओ, ये हाल है। इतना ही करते हैं।